A very good morning all of you. Very welcome to my channel Trusty ISPCs। देखिए इस वीडियो में हम रवि शाह की कॉपी देखेंगे। जैसा कि आपको पता है हम काफ़ी सीरीज चला रहे हैं और काफ़ी सारी हम कॉपीज देख चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उनको एक बार जाकर गो थ्रू कीजिए। देखिए इसमें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो प्लीज़ आप इस कॉपी को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि मेगा फूड पार्क को MFPS को भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण चरण गेम चेंजर समझा गया था, लेकिन उनकी प्रगति अभी भी अवरुद्ध है। चर्चा कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत हब एंड स्पोक मॉडल के तहत मेगा फूड परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। थोड़ा सा शॉर्ट में क्या है मेगा फूड परियोजना ये बताया। फिर परियोजना के प्रारूप के लाभ, देखिए इन्होंने पूरा प्रारूप यहाँ पर समझाया है, ठीक है। MFP और CPC क्या है, फिर PPC, ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझाई हैं, ठीक है। तो सिर्फ इसी एक स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं कि इनमें कितनी गहन नॉलेज है, ठीक है। इसके लाभ देख लेते हैं। तो लाभ में क्या है, पोस्ट हार्वेस्टर हानि को रोकना, किसान रोजगार, फसल मूल्य वर्धन, आजीविका को दुगनी करना। ये ZX 2X लिखा हुआ है एग्जैक्टली, इसका मतलब है दुगनी करना। तो देखिए अगर आप लिखेंगे दुगनी करना तो थोड़ा सा टाइम जाएगा, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, हर एक सेकंड को बचाने की कोशिश की है। तो अगर आप भी दुगनी करना लिखना चाहते हैं तो 2X ऐसे करके लिख सकते हैं। आधुनिक समाज की आवश्यकता की पूर्ति करना और निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक। और इसकी प्रगति व सीमाएं देखें तो अगस्त 2021 तक स्वीकृत 38 में से केवल 22 पार्क संचालित हो पाए हैं। 50 एकड़ जमीन की आवश्यकता भूमि अधिग्रहण में देरी हो रही है। 30 माह में परियोजना समाप्ति की कठोर सीमा है। उसके बाद भूमि पर ऋण लेने पर रोक है। राज्य द्वारा मंजूरी में देरी हो रही है। कठोर विनियमन और कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति, ठीक है। अब आगे की राह देखिए तो जमीन पर ऋण को स्वीकृति देना है। कठोर समय सीमा में लचीलापन, PPP मॉडल का प्रभावी प्रयोग और विकेंद्रित मॉडल का प्रयोग, ठीक है। अन्य स्तरों पर ड्राफ्ट खाद्य प्रसंस्करण नीति में निहित विकेंद्रीय तत्वों एवं केंद्रित कृषि प्रसंस्करण वित्तीय संस्थान ऋण देने हेतु की स्थापना की जानी चाहिए। तो आपने देखा कितने अच्छे तरीके से इन्होंने इस क्वेश्चन को डील किया। बहुत अच्छा आंसर लिखा है। मेरी माने तो मैं तो इनको 10 आउट ऑफ 10 देती, क्योंकि इतना अच्छा लिखा है। इसमें कोई शक ही नहीं है कि इनकी रैंक अंडर 50 नहीं आनी है, ठीक है। इन्होंने बेहतरीन लिखा है, बेहतरीन। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तीव्रता से बढ़ रहे जैव चिकित्सा अपशिष्ट से जुड़ी चुनौतियों का विवरण दीजिए, साथ ही जैव विविधता अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 की प्रमुख विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए। हालिया आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण चिकित्सा अपशिष्ट में वृद्धि दर्ज की गई है। कोविड पूर्व 600 टन प्रतिदिन था और कोविड के पश्चात 700 टन प्रतिदिन है। चिकित्सा अपशिष्ट से जुड़ी चुनौतियां क्या है, खतरनाक व जैविक रूप में अवघटनीय नहीं है। स्रोत का पृथक्करण का अभाव है। संक्रामक प्रकृति का होना। संस्थागत प्रयोगशालाओं में अस्पतालों के विकेंद्रीय नेटवर्क तक पहुंचने का अभाव है। औपचारिक कचरा बीनने वालों का अभाव है। मानक SOPs का भी अभाव है। अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का भी यहाँ पर अभाव है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, इसमें समयबद्ध नियमों का होना। उदाहरण के लिए क्लोरीनेटेड दस्तानों का प्रयोग 2019 तक समाप्त करना है। कचरा पृथक्करण 4 श्रेणी में विभाजित सभी संस्थानों प्रयोगशालाओं तक विस्तृत करना है। नेक्स्ट है स्रोत पर पृथक्करण का नियम, कचरा प्रसंस्करण व्यवस्था का औपचारिकरण, तकनीकी हस्तक्षेप, GPS युक्त ट्रकों का प्रयोग। उसके बाद नेक्स्ट है खतरनाक संक्रामक अपशिष्ट निपटान के लिए अलग प्रक्रिया। अतः उपयुक्त नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ प्राइवेट साझेदारी कर स्थानीय स्तरों पर शासन को मजबूत बनाकर समस्या का समाधान यहाँ पर किया जा सकता है।
तो यहाँ पर हमने देखा कि इन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से आंसर राइटिंग की है। पहला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा है। अगर आपको सच में अंडर 50 रैंक लानी है तो ये कॉपीज आपके लिए देखना एकदम मस्ट हो जाता है। ज़रूर देखिए, इसके आगे और भी लेकर आऊँगी मैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे कनेक्टेड।